हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसको बहुत गालियां भी पड़ी हैं। थरूर साहब ने एक बार बोला था कि इट इज ईजियर टू गेट इनटू हार्वर्ड देन इट इज टू गेट इनटू एन आईआईटी। भारत को आज किस नजरिए से दिखती है? उस पे बम बारूद का इस्तेमाल किया जाए, डर से उसे दबाया जाए। तब तक वो स्टैंडर्ड वाला फील नहीं आता। इंडिया स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड। आप वहाँ की जनता को कैसे जी। समझाएंगे? तो वहाँ का आवाम भी ये बात जानता है। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। भविष्य के लिए क्यों अहम है? मोदी जी के 5 उंगलियों के जैसे हैं। लोग इसे मजाक में भी लेते हैं, हास्य में भी लेते हैं और सीरियसली भी लेते हैं। जस्टिन बीबर च्युइंगम चिपका के वहाँ गए और अगले दिन वहाँ 10,000 महिलाएं खड़ी, असेंबल्ड इन इंडिया। जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट वो एक स्टैंडर्ड का साधन बन गया है। पहले मैं आदमी को चांद पे भेजूंगा, पहले मैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालूंगा। देश के बीच अगर युद्ध होता है, 2 पोल्स थे दुनिया में, यूएस एंड यूएसएसआर। इंसानी तौर पर उनको कैसे काम करना चाहिए? आईएफएस वाज नॉट इन डिमांड कि क्विक फिक्स नहीं होता डिप्लोमेसी में। आने वाली पीढ़ी को उसका इफेक्ट दिखता है। इवन मैं भी नहीं कर सकती थी तो मैंने ईएमआई पे लिया हुआ है। जी जी। देश में 3 ही लोगों के पास पावर होता है। नमस्ते, मैं हूँ सौम्या पांडे और आप सभी का स्वागत है एसपीपी अनकट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। हार्वर्ड ग्रेजुएट, इंटरनेशनल डिप्लोमेट और भारत का ग्लोबल फेस। यूएन से लेकर G20 तक भारत की आवाज़ को बुलंदी से उठाना, जिनकी सराहना खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर कर चुके हैं। सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि एप्पल और सिलिकॉन वैली में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सिद्धार्थ राजहंस सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सौम्या। इट इज ऑनर एंड प्लेजर। जी सर। सर, जैसे हमने आपके बारे में पढ़ा है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, जी। आपकी लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। मतलब आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं एंड आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएन एंड G20 में भारत को एक बहुत ग्लोबली आपने बहुत ज़्यादा एक अपना योगदान दिया है। तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? सो इसमें ना मुझे लगता है सौम्या कि मेरा इंदौर में होना एक महज इत्तेफाक नहीं था। बस इंदौर आज तो सभी बच्चे जानते हैं, पर जब मैं स्कूली दिनों में था तब वो ट्रांजिशन फेस में था, जब सारे कोचिंग संस्थाओं का एक तरह से कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स इंदौर में आ रहा था। चाहे वो जेईई ट्रेनिंग हो, नीट की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, सीए की प्रिपरेशन हो, इस सब के लिए इंदौर आज भी बहुत जाना जाता है। सो आई थिंक वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुझे डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, पर ये था कि मैं प्लेफुल था। तो वो जो 9th से 12th का दौर होता है, आई थिंक उसमें एक जो गंभीरता है वो इंदौर के एकेडमिक इकोसिस्टम के कारण आई। और यानी इस दौर से गुजरने के कारण आई थिंक कहीं ना कहीं मुझमें वो ये आया कि अपने को अगर आप में टैलेंट है तो आपको मेहनत भी करनी ज़रूरी है। वो बोलते हैं टैलेंट विथ हार्ड वर्क इज़ अ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। राइट। तो सर, लेकिन मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी कि आप जी। बचपन से ही आपके पास इतनी नॉलेज तो पैदा होते तो होती नहीं है। जी। तो बचपन में आप कैसे थे? आपकी पर्सनालिटी और कितना डिफरेंस आया आपको बाहर पढ़ने के बाद? यानी मैं बचपन में तो जैसे मैं क्योंकि सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मैं मस्ती में था और कोई यानी ये था कि मैं पढ़ने में अच्छा था, चीज़ें जल्दी याद होती थी, पर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। यानी मैं इजी गोइंग था स्कूल को लेके, और कभी मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम्स का और इस सब का स्ट्रेस लिया हो। तो यानी वही है कि जब आप इजी गोइंग रहते हैं ना, दिन जल्दी दौड़ते हैं। तो वही हुआ कि बहुत जल्दी मुझे लगता है वो जो फर्स्ट टू 12th वाला फेज है निकल गया। जी। सो मैं बहुत अभी जो जेन ज़ी कहते हैं चिल, तो मैं चिल इंसान था मैं। और हाँ, मैं स्कूल एक्टिविटीज़ वगैरह में एक्टिव रहता था, पर इतना मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या बनना है। मेरा ये था कि अगर आपको राजधानी तेज़ जा रही है तो मुझे इंजन ड्राइवर बनना था, अगर आप फ्लाइट देखते हैं तो पायलट बनना था। अच्छा। तो इस तरह के एम्बिशंस थे। मैंने कभी स्पेसिफिकली सोचा नहीं था किसी डोमेन के बारे में। ओके सर, आपको डिप्लोमेट और पॉलिसी एक्सपर्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सो आई थिंक इसमें मुझे लगता है इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरा रुझान जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी
और अपन जैसे कहते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी, इन क्षेत्रों में था। और ये स्टार्टिंग से था। ये इसलिए भी क्योंकि मैं अखबार काफ़ी पढ़ा करता था। तो इस सब के कारण आई थिंक कहीं ना कहीं वो फॉर्मेटिव ईयर्स में इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू जैसे अखबारों ने मेरी जो मेंटल मेकअप है उसे बदला। तो इस दौरान मैं काफ़ी सोचता था कि किन तरह से आप सरकार के साथ जुड़ करके कुछ कर सकते हैं। एंड स्पेशली आई थिंक इसका एक टर्निंग पॉइंट ये भी था क्योंकि मैंने हायर एजुकेशन भी इसी डोमेन में प्राप्त करी यूएस में। पर मैं समझता हूँ ये जो हम अब जिस सदी में जी रहे हैं गवर्नेंस के, एंड हमारे जो ऑनरेबल पीएम मोदी जी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, मुझे लगता है इनका जो एक कॉम्बिनेशन रहा है कहीं ना कहीं उसने भी मुझे फ्यूल किया इस डोमेन में आने के लिए। और आई वॉज फॉर्चुनेट दैट जब मैं पब्लिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में आया तो इन्हीं की सरकार थी और इनका मार्गदर्शन मिला। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है इन जनरल दे रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और वो जो एक मुझे डायरेक्शन मिला आई थिंक वो बहुत कारगर साबित हुआ। ओके सर, आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। जैसे हम इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं जी। तो सर वहाँ का अनुभव कैसा रहा और कैसा आप बताना चाहेंगे कि जो बच्चे वहाँ के ड्रीम देखते हैं वो कैसा फील होता है? एक्चुअली ना थरूर साहब ने एक बार बोला था कि इट इज ईजियर टू गेट इनटू हार्वर्ड देन इट इज टू गेट इनटू एन आईआईटी। और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि सो हार्वर्ड में जाना पहली बात टफ नहीं है, ये एक मिथ है। आई थिंक मैं इसे लाइव कैमरे में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अ लॉट ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैव अ वेरी सॉलिड मार्केटिंग, और यूएस जो है वो इट मार्केट्स द हेल आउट ऑफ एवरीथिंग। यानी आप सोचिए कैलिफोर्निया में एक गली है जहाँ लोग च्युइंग गम खा के चिपका देते हैं और लोग पैसा देके उसे देखने आते हैं। इट इज कॉल्ड द बबल गम एली। और एक बार ऐसा हुआ कि जस्टिन बीबर च्युइंग गम चिपका के वहाँ गए और अगले दिन वहाँ 10,000 महिलाएं खड़ी थी उसे देखने के लिए। तो अमेरिका इस तरह की चीजों को मार्केट करते आया है। सो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पे भी लागू होता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता हूँ द क्वालिटी, द फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग नोबेल लॉरिएट्स भी हैं फैकल्टी में, तो इट इज़ अमेजिंग। बट द लेवल ऑफ कंपटीशन जो हम इंडिया में झेलते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी में हो, चाहे जेई की तैयारी में हो, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है कंपेयर टू गेटिंग इनटू एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सो तरीका तो सिंपल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं तो अगर आप आईबी बोर्ड से हैं तो आपको इतना दिक्कत नहीं आता, नहीं तो फिर सैट और टोफेल ये दो परीक्षाएं देनी होती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जा रहे हैं जिसे यूएस में ग्रेजुएट एजुकेशन कहते हैं, सो उस लेवल पर आपको जीआरई, जीमैट और टोफेल, इन या तो जीआरई अगर आप एमएस जैसी डिग्री के लिए जा रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट एजुकेशन में जा रहे हैं तो जीमैट और टोफेल, तो ये परीक्षाओं में से कुछ एक देना रहता है। और टोफेल में ठीक ठाक स्कोर और जीआरई जीमैट में डिसेंट स्कोर कई हद तक आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन में मदद करता है। आपकी प्रोफाइल, आपका एलओआर, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा मायने रखती है। एंड अमेरिकन एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव। तो मेरा ये था, मैं यूएस में था क्योंकि आई वाज अर्निंग, तो मेरा ये था कि यहीं से फिर आगे पढ़ाई की जाए। तो उस हिसाब से प्लानिंग भी की थी, सेव भी किया था। तो सर कोई स्पॉन्सर और कोई स्कॉलरशिप जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है? सो इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं करती है, पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है। यानी हार्वर्ड का एंडाउमेंट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रन करता है, और एंडाउमेंट बेसिकली अलुमनाई जो है वो पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी को। तो हार्वर्ड हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंडाउमेंट बेस, तो उसके कारण स्कॉलरशिप्स आर अपलेंटी। एंड एक स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट स्कॉलर जिसे कहा जाता है, तो ये बहुत टॉप नॉच स्कॉलरशिप है। मुझे भी स्कॉलरशिप एंड फी ग्रांट्स मिले थे, पर मोर देन दैट आई थिंक आपको स्टिल उस हिसाब से प्लानिंग भी करनी चाहिए। यानी आज एक और बड़ा रहना चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा ये है कि स्टूडेंट लोन अगर ले लिया जाए तो उसे चुका पाने में लोगों को 10 और 15 साल लग जाते हैं यूएस में, तो दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। सो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, एंड एट द सेम टाइम एकेडमिक एंट्रेंसेस। और यूएस जो एडमिशन्स का प्रोसेस है उसमें दो चीज़ें बहुत मायने रखती है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस,
एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपका SOP आपका एडमिशन्स ऐसे होता है। सो आज भी आप अगर हार्वर्ड जहाँ है वहाँ पे, उस शहर का नाम कैम्ब्रिज है मैसाचुसेट्स में। तो हार्वर्ड स्क्वायर में एक दुकान है कूप नाम से, कोऑपरेटिव स्टोर, उसको कूप कहते हैं। तो उसमें एंटर करते से ही आपको पहली 100 किताबें जो हैं वो माय हार्वर्ड एसे पे मिलेंगी, जो पहले लोगों ने बहुत अच्छे एसे लिखे। तो एडमिशन्स एसे और आपका LOR जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, किस तरह के लोगों ने आपके साथ काम किया है, आपको कितने बारीकी से जाना है, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, ये दोनों कई हद तक आपके एडमिशन्स में कन्वर्ट करने में मायने रखते हैं। सर, आपने UN में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी। तो सर, वहाँ पर उस दौरान आपको क्या चुनौती झेलनी पड़ी, या किन चुनौतियों से आप गुजरे हैं? देखिए, एज अ डिप्लोमेट जवाब दूं तो UN एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है दुनिया में, और भारत स्पेशली चाहता है कि UN जैसी संस्थाएं सक्सेसफुल हों। तो भारत के आज तक जितने भी डिसीशंस हैं, जो हर देश की एक एम्बेसी होती है UN के लिए, जिसे परमानेंट मिशन कहा जाता है। तो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द UN नाम की एक हमारी एम्बेसी है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में वी हैव 2 एम्बेसीज। वन इज द कॉन्सुलर सर्विसेज, जिसे कॉन्सुल जनरल ऑफ न्यूयॉर्क कहा जाता है, विच इज फॉर द रेगुलर पब्लिक। द अदर इज परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द UN। तो ये एक डेडिकेटेड एम्बेसी है। इसमें जो एम्बेसडर होते हैं उसे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जैसे सईद अकबरुद्दीन साहब हमारे PR टू द UN थे, रुचिरा काम्बोज मैडम वाज आवर PR टू द UN। तो ये बहुत कमाल के एम्बेसडर्स थे। तो UN एज एन ऑर्गेनाइजेशन कई हद तक चाहता है कि विश्व शांति एस्टैब्लिश हो। विश्व शांति के साथ साथ कई हद तक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN के हैं वो एकम्प्लिश हो। ये है मेरा जवाब एज अ डिप्लोमेट। बट एज अ रेगुलर सिटीजन, हाँ, मुझे लगता है कि UN का जो फाउंडिंग पर्पस था कि भाई जंग रोकी जाए, UN को बनाया इसलिए गया, लीग ऑफ नेशंस पहले बना, फिर उसको UN नाम दिया गया, एंड द पर्पस वाज वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जाना चाहिए। एंड मुझे लगता है पिछले गत 2 सालों में जो हुआ है विश्व में, उसको देख के कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कह सकता है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के नज़दीक नहीं हैं। सो आई थिंक yes, there are challenges. To some extent, UN, NATO, they have all failed also. But I think as an organization, as an intergovernmental body, and इंडिया की जहाँ तक बात हो, तो इंडिया का पार्टनरशिप UN के साथ स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द UN। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो UN हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे I2U2 हो, ये सब इंडिया का इसमें बहुत मेजर रोल रहा है। यहाँ तक कि हम G7 का हिस्सा नहीं है, पर लास्ट 2 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 में एज अ फ्रंट रनर बुलाया जाता है। ये सब इस बात के परिचायक है दैट इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग एलाई टू द UN एंड द UN's पर्पस इन जनरल। जी सर, दुनिया भारत को आज किस नजरिए से देखती है? विश्व गुरु। अच्छा जी, आई तो थिंक सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि अब भारत की जो छवि है वो और कैसे मजबूत हो सकती है, या क्या नजरिया जो है देख आजकल हमारे युवाओं में बन रहा है? जी। सो देखिए, एक ऑफ कोर्स जो हमारा नेशनल मैंडेट है वो यही कहता है कि हम विश्व गुरु है, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक शब्द डॉक्टर जयशंकर यूज करते हैं, विश्व बंधु, फ्रेंड टू द वर्ल्ड। सो G20 के दौरान, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी क्लोजली मैंने काम किया, तो एक फ्रेज अटैच हुआ जिसका नाम था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो आज अगर आप देखें दुनिया भर में जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है, अगर पृथ्वी को हम 2 हिस्सों में तोड़ दें तो ऊपरी हिस्से में ज़्यादा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो चाहे US हो, कनाडा हो, मेजरली वेस्टर्न यूरोप हो, इस तरफ जापान, रशिया, ऑल दीज कंट्रीज आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर डेवलपमेंट से वंचित रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरा है। पूरा साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, पूरा अफ्रीकन यूनियन जो है, और इस तरफ भी विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, प्रिटी मच ऑल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग। तो ऐसे में इंडिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन सभी देशों का, पूरे निचले हिस्से का धरती के, एक उम्मीद की किरण बन के उभरा है। इट्स लाइक अ वॉइस फॉर द लोअर हाफ ऑफ द ग्लोब।
एंड यही इंडिया की छवि है जो दुनिया भर की हमारे जैसे दौर से गुजरने वाले जो देश हैं, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, ये सब इंडिया को एज अ क्रेडिबल एलाई, एज अ क्रेडिबल पार्टनर के जैसे देखते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे देश हैं आज की तारीख में हु आर लुकिंग अप टू इंडिया, जैसे संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन, इसमें जो हमारी स्थायी सदस्यता है, द परमानेंट सीट, अभी ये P5 मॉडल पे बहुत सालों से चल रहा है, विच इज़ प्रिटी मच नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन वर्किंग। बहुत सारे देश हैं, ब्राज़ील हो, जापान है, हु आर लुकिंग अप टू इंडिया टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, जिससे कि इंडिया विल बी एबल टू वॉइस ओपिनियंस ऑफ द वॉइसलेस। तो इंडिया इज़ अ वेरी क्रेडिबल पार्टनर, एंड स्पेशली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, अभी हमारे जिस तरह के नेबर्स हैं ये हम सब जानते हैं। सो एट अ टाइम लाइक दिस वी आर द ओनली क्रेडिबल नेशन, वी आर द ओनली नेशन दैट स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जहाँ पे कि लोगों को जो कहा जा रहा है वहाँ की आवाम वही मान रही है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कॉज करता है लोगों में। ये देश, पड़ोसी देश जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, ये तभी ठीक होंगे जब उनके लोगों में ये बात पहुंचेगी कि ये जो हो रहा है हमारे लीडरशिप, ये गलत कर रहा है। हमें यहाँ पे, हम किसी देश के एजेंडा के लिए नहीं बैठे। इंडिया स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड, तो इंसानियत के लिए हम हैं। एंड आई थिंक जब भी किसी देश ने हमसे, चाहे वो इजराइल का ही एग्जाम्पल हो, चाहे वो ईरान इराक का एग्जाम्पल हो, जब भी इन्होंने इंडिया से मदद मांगी है, टर्की की बात हो, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर हेल्प। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के रेफरेंस में भी देखें तो टर्की के साथ हमने जब उनके अर्थक्वेक आए थे, हमने कितनी मदद की थी उनकी, पर देयर रिएक्शन वाज नॉट द सेम। सो आई थिंक ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर, लेकिन लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं? वही तो मेन जो मुद्दा है, वो बात उसी चीज़ की है। हमारी सरकार भी बहुत उस चीज़ में कई ऐसे मुद्दे लेकर के आती है। बहुत सारे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अचानक से टॉपिक उठकर आते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो हम अपने युवाओं को, जो वहाँ की इंसानी तौर पर उनको कैसे काम करना चाहिए, वो एग्जैक्टली कोई नहीं बता रहे। आप वहाँ की जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, इसमें एक है कि एक लंबा प्रोसेस है। ऑफ कोर्स इंडिया ये करके दिखा रहा है दैट हम सिर्फ डायलॉग के बारे में बात नहीं करते, डायलॉग के साथ हम एक्शन भी कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान के मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज के दिनों में, मैं सिंगापुर गया था तो वहाँ पे बहुत लोग आते थे मर्चेंट नेवी की परीक्षाएं लिखने। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा था, वो आज भी मानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फार बेटर है, इंडिया की परीक्षाओं की व्यवस्था फार बेटर है। तो वहाँ का आवाम भी ये बात जानता है, बट वहाँ पे ये है कि लिटरेसी लेवल कम है। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है वो ऐसा है जिन तक जो सिर्फ यही बोलते फिरता है जो उनकी हुकूमत उनसे कहती है। सो ऐसे में ये एक प्रोसेस है। इंडिया ने एक्शन में करके दिखाया है, इन द सेंस हम जो कहते हैं अबाउट डेवलपमेंट, अबाउट पीस, अबाउट प्रॉस्पेरिटी, कई हद तक हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है और हमारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। आज इंडिया के कई सारे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में मेट्रो आ रही है, मेट्रो रेल सुविधा। तो आवर डेवलपमेंटल एजेंडास आर बीइंग फुलफिल्ड एंड आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। आप देखिए आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के दम पे सिलिकॉन वैली चल रही है। यानी there is a Sundar Pichai at Google, there is a Satya Nadella at Microsoft. आप एक्सप्लेन थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनको ये पता नहीं होगा एक्चुअली सिलिकॉन वैली है क्या। तो सिलिकॉन वैली दरअसल कैलिफोर्निया को कहते हैं। आज से 30, 40, 50 साल पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वहीं पे स्थापित हुई थी। कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद सीधा पैसिफिक ओशन आ जाता है, वो तरफ अमेरिकी पूरे कॉन्टिनेंट का। सो वेस्ट कोस्ट में बेसिकली दी सिटीज ऑफ सैन फ्रांसिस्को, सनीवेल, लॉस अल्टोस, क्यूपर्टिनो, ये सब मिला करके सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो सिलिकॉन इसलिए बिकॉज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर कंपोनेंट था। आज भी जितने चिप्स लगते हैं हमारे फ़ोन से लेके लैपटॉप से, सब में सिलिकॉन लगता है जी। सो क्योंकि सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर सब वहीं पे हेडक्वार्टर्ड थे, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम सिलिकॉन वैली पड़ गया। एंड फिर सिलिकॉन वैली एक, मैं समझता हूँ ना,
हमारा स्लैंग टर्म बन गया है फॉर ऑल टेक कंपनीज विच आर बेस्ड इन कैलिफोर्निया। और लगभग सभी के हेडक्वार्टर्स जो हैं, चाहे गूगल हो माउंटेन व्यू में है कैलिफोर्निया में, एप्पल क्यूपर्टिनो में है, एप्पल का जो नया ऑफिस है वो भी क्यूपर्टिनो में है, द स्पेसशिप स्ट्रक्चर, एंड फेसबुक है वो भी इसी एरिया में है। ऑलमोस्ट सारे टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स सैन फ्रांसिस्को, सनीवेल, क्यूपर्टिनो इन्हीं के आसपास बसे हुए हैं। सो इसके कारण इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं करीब 90% ऐसे लोगों को जानता हूँ सिलिकॉन वैली के जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जिनकी वजह से वो कंपनी चल रही है, जो या तो सीईओ हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं या ऐसे रोल में है जिनके वजह से ही वो कंपनी आज जिस पोजीशन पे है वहाँ पे है। तो कैसा फील होता है जब आप देखते हैं हमारे भारत के अच्छे इतने टेक्नोलॉजी से भरपूर लोग बाहर जाकर काम करते हैं और इतने बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ होते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं आपके साथ में ऐसे लोग काम करते हैं वहाँ पर? ये बहुत अच्छा लगता है। एंड इनफैक्ट ये इसलिए भी है बिकॉज मैं जो कह रहा था, जो भारत ने करके दिखाया है ये उसी का परिणाम है। हमारे जो IITs है, IIMs हैं, आज आप नॉट जस्ट सिलिकॉन वैली में एजुकेशनल साइड में देखिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जिसे कि दुनिया का सबसे नंबर 1 MBA कॉलेज माना गया है, उसके जो करंट डीन है वो है श्रीकांत दातर, उसके जो फॉर्मर डीन थे नितिन नोहरिया, सब इंडियन ओरिजिन के। जो हार्वर्ड कॉलेज है जो उनका 1632 में बना प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, अंडर ग्रेजुएट संस्था है, उसके डीन है राजेश खुराना साहब। सो आई थिंक ये जितने लोग हैं, द रीजन वाई, और ये सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एक IIT दिल्ली या IIM अहमदाबाद, उसके बाद PhD करने MIT स्लोन गए या दे वेंट टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। सो हमारे IITs और IIMs के काफ़ी सारे पास आउट्स या तो लीडरशिप रोल्स में हैं एकेडमिक्स में, या फिर सो ये बताता है। सो ये मुझे इसलिए भी लगता है हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसको बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं, स्पेशली अभी के जनरेशन से। ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, ये सारी चीज़ें, पर मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। वो इसलिए बिकॉज आपको एक लेवल पर जा कर के इतना जब आप पे डिसीशंस आते हैं तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेवरल डोमेन्स होना ज़रूरी है। यही इसी को इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। और ये जब लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो गूगल के संस्थापक थे, उन्होंने जब सुंदर पिचाई को CEO बनाया और अब तो वो अल्फाबेट जो पूरी उनकी अम्ब्रेला कंपनी है उसके भी CEO हैं, तब लैरी पेज ने एक लाइन कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि द रीजन व्हाई वी थिंक सुंदर इज द आइडियल सक्सेसर इज बिकॉज ही हैज अ एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज ऑफ एवरी गूगल और प्रोडक्ट सर्विस एवर क्रिएटेड। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है दैट एंड सुंदर पिचाई इज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो आप सोच के देखिए कि एक मेटलर्जिकल इंजीनियर इज रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक कंपनी। दिस कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनालिटिकल नॉलेज दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम गिव्स। और ये मैं समझता हूँ ना केवल टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट में, आप जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून, वो भी सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री एकेडमी इसमें गिनी जाती है। हमारे आसपास के मुल्क के कई सारे लोग हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी एंड इनका जो पेडागॉगी है बहुत हाई है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई वी हैव बीन एबल टू क्रिएट सो मेनी लीडर्स इन टेक एंड अदरवाइज काफी सारे डोमेन्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आर्थिक कूटनीति हमारे युवाओं और भारत के भविष्य के लिए क्यों अहम है? देखिए, आर्थिक कूटनीति अर्थात इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो हमारे MEA का एक बहुत मेजर डिवीजन है, ED डिवीजन इसे कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देखिए आज के ज़माने में डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग समवेयर ओवर डिनर एंड डिस्कसिंग व्हाई दे वांट टू बॉम्ब योर कंट्री एंड हाउ यू कैन स्टॉप इट। ये था हेनरी किसिंगर के ज़माने की डिप्लोमेसी, जिसमें कि
एक कंट्री को अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे दबाने के लिए उस पर बम बारूद का इस्तेमाल किया जाए और उसके डर से उसे दबाया जाए। तो ये अब वो ज़माना नहीं है। जो करंट ट्रेड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, साइबर डिप्लोमेसी, ये एक युग से हम गुजर रहे हैं। ये आने वाले युद्ध बमों से नहीं लड़े जाएंगे, वो ऑनलाइन लड़े जाएंगे। इट विल बी एन इंफॉर्मेशन वॉर, इट विल बी अ डेटा रिलेटेड वॉर। तो साइबर डिप्लोमेसी भी एक बड़ा डोमेन है जो निकल के आया है। तो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज एसेंशियली अबाउट मल्टीलैटरलिज्म, जिसे हम कहते हैं जी। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर साहब और एक हमारी संस्था है ORF, थिंक टैंक है, इन लोगों ने दो बड़े कमाल के शब्द निकाले जिसे हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी। तो मल्टीलैटरलिज्म अर्थात आज की तारीख में आप सिर्फ दो देशों के बीच वार्तालाप करके नहीं रह सकते, जिसे बायलैटरल टाइज कहते थे। आज के ज़माने में आपको मल्टीलैटरल अप्रोच रखना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाओं और बहुत सारे देशों के साथ एक ही समय पर वार्तालाप, अपना बेस्ट इंटरेस्ट सामने रख के सबके कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। एंड वैसे ही ये मल्टी पोलैरिटी का युग है। तो जो हम पोलैरिटी अर्थात जैसे 1970s 80s में दो पोल्स थे दुनिया में, US एंड USSR। तो ये दो बाइपोलर वर्ल्ड था। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हर देश अपने आप में काबिल है। तो ये बहुत सारे मेजर पावर सेंटर्स वर्ल्ड में क्रिएट हो गए। तो मल्टीपोलैरिटी इज हाउ टू बेस्ट मैनेज योर इंटरेस्ट व्हाइल एक्नॉलेजिंग ईच पावर सेंटर दुनिया में। तो इसे हम मल्टी वेक्टर अप्रोच कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है आज इसी के दम पे चल रही है। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इसी का सबसे बड़ा बैकबोन है कि आप कैसे दो देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस बेटर करके सारी जितनी भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करके प्रगति के रास्ते पे बढ़ सकते हैं। और आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो यही कर रहे हैं। किसी भी देश के बीच अगर युद्ध होता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही सीज फायर कराया, जिसका कि दोनों तरह से ऑनलाइन देखा गया है इसे कि लोग इसे मजाक में भी लेते हैं, हास्य में भी लेते हैं और सीरियसली भी लेते हैं। और उनका यही रहता है कि मैंने वो किस बेसिस पे सीज फायर कराया, अपने ट्रेड रिलेशंस बढ़ा के। मैंने इस देश को भी बोला कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा बेचूंगा, इसको भी बोला मैं तुमसे ज़्यादा खरीदूंगा बेचूंगा। जहाँ पे दोनों देशों ने पैसा देखा वहीं पे काफ़ी हद तक डिफरेंसेस सॉल्व हो जाते हैं। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज दैट यूजिंग डिप्लोमेसी, बातचीत, डायलॉग एंड कूटनीति टू enhance economic relations, trade relations between two countries, जिससे कि उनके इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इम्प्रूव हो और लोगों की जो आम नागरिक है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। सर, जैसा कि हम जानते हैं आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों बहुत ही काबिल लीडर्स हैं। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं दूसरे पार्टीज़ के भी लोगों से मिला हूँ और राहुल गांधी जी से भी मैंने बात की है। दे आर ऑल प्रिटी क्वालिफाइड। इनफैक्ट थरूर साहब कांग्रेस में होकर के भी उन्हें हमारे डेलीगेशन जो US गई थी ऑपरेशन सिंदूर का, उसका लीडर बना के भेजा था। तो द गुड पार्ट अबाउट दिस गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजेस टैलेंट। तो देखिए, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से नहीं है, उनकी भी एक तरह से लैटरल एंट्री है। अनंत नागेश्वरन साहब वॉज अ बैंकर, इकोनॉमिस्ट, करेंसी इकोनॉमिस्ट। उन्हें आइडेंटिफाई किया और उस पोस्ट पे रखा। तो ये गवर्नमेंट इस तरह के बहुत करती है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सही पोस्ट पे रखना। तो आई थिंक मेरा भी इसी तरह का अनुभव रहा है। और दे आर बोथ, जो मोदी जी के साथ नंबर वन थिंग मुझे लगता है वो ये अटेंशन टू डिटेल। यानी आप एक डॉक्यूमेंट उन्हें दीजिए और अगर उसमें कोई भी पॉइंट, even though he has not professionally been trained in it, even though he has not academically studied it, but he has grown through his prime ministership, and that is something adorable because अब उनको हर देश के साथ इक्वेशन, हर देश के लीडर के साथ उनका पर्सनल रैपो, ये सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप करी है। एंड ही आइडेंटिफाइज दैट ये इस तरह से होना चाहिए। सो ये अटेंशन टू डिटेल आई थिंक इज अ बिग थिंग दैट is remarkable about him. And same Dr. Jaishankar, I think
अभी की जो कोर टीम है हमारी, बहुत आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो रिटेन किया गया मोदी 3.0 में, वो यही था। निर्मला सीतारमन जी इन फाइनेंस, राजनाथ जी इन डिफेंस, अमित शाह जी एज होम, जयशंकर जी एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अजीत डोवाल साहब एज एनएसए, बिकॉज ये मोदी जी के 5 उंगलियों के जैसे हैं, एंड दे आर द वंस हु हैव बीन एबल टू शेप दिस डायलॉग कि हमारी जो जीरो टेररिज्म पॉलिसी है, या हमारा जो जितना आर्थिक विकास हुआ है, जितना हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, आई थिंक ये लोग बहुत ही वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड हमारे फॉरेन पॉलिसी को आई थिंक जयशंकर साहब ने एक नया आयाम दिया है, एक नया डायरेक्शन दिया है। जी सर, G20 में भारत की भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, G20 की जो हमारी हाँ। प्रेसिडेंसी थी, वो एक जी। रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, उसमें मेरिट नहीं था। मैं ये हम्म। कहता हूँ कि वो हर देश को मिलती है, पर वी ब्रॉट द एलिमेंट ऑफ मेरिट इन इट, यानी हमने वो सारी चीज़ें की जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है आज, उससे बहुत ज़्यादा अलाइंड है। जैसे अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का हिस्सा बनाया, आज वो G21 है इफेक्टिवली। जी। सो ये एक बड़ा चीज़ है। भी हम इंक्लूजन की बात करते हैं दुनिया भर में, जी। तो इंडिया ने उसे इन प्रैक्टिस करके दिखाया। हम्म। काफ़ी हद तक G20 में हमारा फोकस था कि जितने भी पार्टनर देश थे जो हमारे साथ एंगेज हुए, इन सब के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज इम्प्रूव हो, और हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम का एक नारा था, जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो हमने बहुत हद तक प्रैक्टिस में लेके आए। आज इंडिया का जो डेफिनेशन है सुपर पावर बनने का, वो हमने G20 में सामने रखा लोगों के। जो दिल्ली डिक्लेरेशन, उसका डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ। वी डोंट वांट टू बी अ सुपर पावर बाय क्रशिंग अनदर कंट्री, यानी हम ये नहीं चाहते कि हम ही इस क्षेत्र में नंबर 1 बन के निकले। हमारा मॉडल ऑफ बीइंग अ सुपर पावर इज मदद करना, कि आपकी भी मदद हो, आपकी भी तरक्की हो, और आपका भी व्यापार बढ़े, और ऐसा करके इंडिया एक अच्छा देश बनना चाहता है। सो आवर डेफिनेशन ऑफ सुपर पावर, आई थिंक दैट इज व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन G20, कि हमने वो एक दुनिया के सामने रखा, दैट हम पहले सुपर पावर बनने का मतलब था आपके पास न्यूक्लियर आर्सेनल ज़्यादा है, या आप स्पेस में आगे हैं। यानी रशिया और यूएस के बीच एक ज़माने में स्पेस वॉर्स भी छिड़े थे, कि पहले मैं आदमी को चांद पे भेजूंगा, पहले मैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालूंगा। इंडिया इस मॉडल पे काम नहीं करता। इंडिया चाहता है कि आपका भी सैटेलाइट जाए, आपका भी जाए, और ये सबका सैटेलाइट भेज करके मेरे संस्था का नाम बढ़े। और वही हुआ इसरो के साथ। इसरो का जो एक रॉकेट भी है PSLV, जी। वो इसे पावर हॉर्स ऑफ अ रॉकेट कहा जाता है। वो इसलिए बिकॉज हमने तमाम देशों की मदद करी है। हम आज एक एक सिंगल लॉन्च में 100, 104, 110 सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जी। हम चाहे तो सिर्फ हमारे कर सकते थे, पर हम चाहते हैं कि सभी देशों साथ का में बढ़े हैं। आगे विकास हो। जी जी सर, आपने आंतरिक सुरक्षा और भारत की एकता अखंडता के लिए भी काम किया है। जी। आज युवाओं को इस दिशा में क्या सीखना चाहिए? देखिए, आई थिंक आंतरिक सुरक्षा एक बहुत, इंटरनल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अहम मुद्दा है। युवाओं को सबसे पहली बात, हमारे जो करंट चैलेंजेस है फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यूपीएससी के दौरान काफ़ी हद तक पढ़ाई हो जाती है, पर कहते हैं यूपीएससी का जो करिकुलम है वर्सेस व्हाट यू प्रैक्टिस इन फॉरेन सर्विसेज और डिप्लोमेसी, दे आर वे डिफरेंट। तो सिर्फ चैलेंजेस को याद करके लाइक अ जीके क्वेश्चन काम नहीं होगा। इसे आपको बारीकी से जानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोई देश ऐसा क्यों है, उसके पीछे आपको उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। जो वॉर्स हुए हैं, जो सिविल वॉर्स हुए हैं, जो गवर्नेंस इश्यूज हुए हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस वहाँ के कॉमन सिटीजन्स जो फेस कर रहे हैं, ये सबको जान के आपको एक मैप आप बना पाएंगे अपने माइंड में। आई थिंक ये अप्रोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस डिप्लोमेटिकली, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देम थ्रू पीस, थ्रू प्रोग्रेस, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो दुनिया में आज लोगों को और स्पेशली युवाओं को ये जानना ज़रूरी है कि क्विक फिक्स नहीं होता।
डिप्लोमेसी में, और विश्व शांति इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन कि मैंने ये देखिए मॉडल, अगर आप सब ये करेंगे तो हम सब शांति। देयर ऑलवेज बी पीपल, देयर ऑलवेज बी एलिमेंट्स जो प्रॉब्लम कॉज करेंगे। हाउ बेस्ट कैन वी रिड्यूस द नेगेटिव्स and promote the positives, right, and collaborate towards a common goal. This is what is needed. And it's a gradual process, it's a slow process. ये जल्दी का काम नहीं है, पर सही डिसीजंस अगर आप लें, सही फाउंडेशंस अगर आप रखें, तो काफ़ी हद तक आज मेडिकल टूरिज्म इंडिया का एक बहुत बड़ा पिलर है। वो इसलिए बिकॉज एम्स जैसी संस्थाएं इंडिया में हमने एस्टेब्लिश की, हमने नींव डाली उसकी। सो आई थिंक ये इस तरह के जो प्रोग्रेस के डायरेक्शन, डेवलपमेंट के डायरेक्शन के डिसीजंस हैं, सही समय पे अगर लिए जाएं तो आने वाली पीढ़ी को उसका इफेक्ट दिखता है, और जैसे पॉजिटिव्स बढ़ते हैं नेगेटिव्स कम होने लगते हैं। जी सर, क्या सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म आज डिप्लोमेसी को प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया स्पेशली आज सबसे बड़ा टूल है डिप्लोमेसी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करने के लिए। आप सोचिए, कुछ साल पहले तक यूपीएससी में लोग आईएएस ही प्रेफर करते थे, यानी एक नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली स्टेट्स अगर मैं नाम लूँ तो राजस्थान, इवन एमपी, यूपी, बिहार, ये सब सिविल सर्विस के गढ़ माने जाते हैं। और यहाँ पे एक डायलॉग था कि देश में 3 ही लोगों के पास पावर होता है, पीएम, सीएम और डीएम। और डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर। सो इस तरह के माइंडसेट के कारण लोग टॉप रैंकर्स भी यूपीएससी में आईएएस ही सेलेक्ट करते थे। आज से 40 साल पहले अगर आप आईएफएस हैं, फॉरेन सर्विस में हैं, तो आप वन ऑफ द टॉप रैंकर्स थे यूपीएससी के। पर ये बदलता चला गया, लोग आईएएस को ज़्यादा महत्व देने लग गए। तो एक समय आया करीब 2005 के बाद जब आईएफएस वॉज नॉट इन डिमांड इन अमंग्स द टॉप रैंकर्स ऑफ यूपीएससी। बट जयशंकर के आने से और सोशल मीडिया के बढ़ने से, उसके सोशल मीडिया के उद्गम से ये चेंज हुआ। आज जयशंकर के जो लेज़र आइज वाली छवि है, जो मीम्स हैं, ये सभी चीज़ें ने कहीं ना कहीं इंडिया को वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिप्लोमेटिक टर्म्स पोजीशन किया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है कि उनके पहले के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी और उसके भी पहले के कई सारे लोग, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे किसी भी पार्टी के हो। पर जयशंकर साहब को एडवांटेज ये मिला दैट वो सोशल मीडिया के ज़माने में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, और उनके जो स्पीचेस हैं, उनकी जो बातें हैं, वो इतनी पॉपुलर हुई दैट आज फिर से पिछले 3 सालों में यूपीएससी में ये चेंज आया है। टॉप रैंकर्स आर अगेन ऑप्टिंग फॉर फॉरेन सर्विसेज। तो आई थिंक जो आपने सवाल पूछा कि सोशल मीडिया का कितना रोल है, इतना रोल है कि आज डिप्लोमेट्स की तादाद बढ़ते चली जा रही है। आज एक एवरेज इंसान भी डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस और सर्विसेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। सो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और किसी भी देश की अगर आपको छवि बनानी है, बिगाड़नी है, सोशल मीडिया इज द टूल। तो आपको बस एक स्ट्रैटेजी को लेना है और उस पर लोगों से काम कराना है। सो आई थिंक साइबर डिप्लोमेसी जो मैंने कहा वो इसी का हिस्सा है। कि आने वाला जो युद्ध है वो बम और बंदूकों से नहीं लड़ा जाएगा। बी फॉट ऑन द इंटरनेट एंड डेटा इज गोइंग टू बी द की। राइट सर, एक पर्सनल क्वेश्चन जो मेरा भी और ऐसे बहुत सारे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। सर, आपने एप्पल में काम किया है जी, राइट, और देखा जाए तो पर्सनली जब तक हमारे हाथों में एप्पल फ़ोन नहीं होता और मैकबुक नहीं होता, तब तक वो स्टैंडर्ड वाला फील नहीं आता। जी 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 राइट। तो मतलब ऐसा हम, क्योंकि आपने एप्पल में प्रोडक्ट मैनेजर का पोस्ट आपने वहाँ पे एज अ वर्क किया है, तो सर आपको नहीं लगता कि हमारे भारत में कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हम उसको अपने हाथों में लेकर के कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमको उसको हाथों में लिए हुए हैं और बाहर जा रहे हैं तो प्राउड फील हो? क्यों एप्पल ही, क्यों ऐसा? उसका एक ये भी पहलू है कि आज एप्पल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना की जगह इंडिया हो चुका है। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री हैदराबाद के पास जो है, वहीं पे ज़्यादातर आईफोन्स बनते हैं दुनिया के। और आईफोन 16 ऑनवर्ड जितने फ़ोन हैं डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना आता था पहले, अब असेंबल्ड इन इंडिया आता है। तो इसको देखने का एक दूसरा तरीका ये है कि अब बट अभी भी लोग वही सोचते हैं कि अमेरिका का ही बनाया हुआ फ़ोन है, कंपनी है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि वाइल एप्पल डिवाइसेस आर वेरी रोबस्ट, आईफोन इज़ अ ग्रेट डिवाइस,
और बहुत डिपेंडेबल है, जी लैग्स एंड इश्यूज बहुत कम है, जी पर कहीं ना कहीं इसमें मार्केटिंग भी है। यानी एक तरफ इंटरनेट के वो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि एप्पल बहुत ज़्यादा मार्केट करता है, और एग्जैक्टली मार्केट भी करते हैं, प्लस जो जिनके पास में एंड्रॉयड है, जी क्योंकि इंडिया में सभी कोई आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। करेक्ट इवन मैं भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने EMI पे लिया हुआ है। जी जी। तो बट आप अगर देखेंगे कि हमारी जो जनरेशन है, करेक्ट हर किसी के पास आईफोन है। हम्म भले ही उनके पास वो पैसा हो या वो जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम्म बट वो एक स्टैंडर्ड का साधन बन गया है। स्टैंडर्ड, तो ये एक तो बहुत ही इफेक्टिव पोजीशनिंग भी है जी ब्रांड मार्केटिंग के नज़रिए से, that Apple has been able to establish itself as a premium device, as a status quotient. So जी this is a good thing because they have been able to do very good for the tech industry as a whole. जी But yes, I think इसमें इंडिया को सीखने वाली बात है, rather than because more than बोलते हैं ना, स्टीव जॉब्स was the best salesman of the world. तो वही है कि if making a good product alone will not make it great. राइट The ability to sell that product will make it great. जी So ये इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। हमारे पास, मैंने कैलिफोर्निया के बबल गम वैली की जिक्र किया था, जी इंडिया के पास बेशकीमती हिस्टोरिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं। सिंगापुर का अगर एग्जांपल लें तो आज से कुछ साल पहले सिंगापुर में एक बोटानिकल गार्डन है, वो अकेला सिंगापुर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। जी आज से कुछ 5-10 साल पहले की बात है। सिंगापुर में पूरे देश में एक जश्न का माहौल था कि वी हैव अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और मैं वहाँ बैठे ये सोच रहा था कि भारत में अगर आप दिल्ली से आगरा के रास्ते या आगरा से फतेहपुर सीकरी के रास्ते में एक बार गाड़ी चला लो, आपको हर 100 मीटर में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा, जिसको कि लोगों को पता भी नहीं है, वो ऐसे ही बस वो मॉन्यूमेंट बैठा हुआ है वहाँ पे। सो वी हैव सो मच ऑफ कल्चरल हेरिटेज, वी हैव सो मच ऑफ रिचनेस। जी इट इज जस्ट दैट कहीं ना कहीं इंडिया उसे सही मार्केट नहीं करता। ये जी एक हमारी मिस्टेक है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू सेल, इफ वी हैव द एबिलिटी, सेल इट। एंड आज का जो इंटरनेट का पूरा मॉडल है वो भी यही है, अगर आप में टैलेंट है तो इस्तेमाल कीजिए। दैट इज वाई इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग सो वेल कि जी पीपल रिकॉग्नाइज दैट अगर मेरे पास ये कला है तो इसको बस रख के मैं घर में इसको सजा के दीवार पे नहीं टांग सकता, जी दुनिया के सामने रखना है। जी आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स टू लर्न राइट नाउ। ओके सर, आपके हिसाब से एक डिप्लोमेट और नेता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, नेता के लिए तो बहुत अलग चीज है, डिप्लोमेट एक अफसर है। जी So from an officer point of view, a diplomat needs to has a lot of limitations. They are experts in negotiations, in conflict resolution, in shaping of foreign policy, जिसे कहते हैं global firefighting efforts on the field, how to solve a crisis, how to help a citizen in trouble. These are all consular services, and shaping our image abroad. These are the essential qualities of a diplomat. ओके नेता के लिए तो जो उनके लिए चल जाए जी वही सही है, पर हाँ, आज के कई सारे ऐसे नेता हैं, यंग ओल्ड अलाइक, who are able to keep India's priorities higher. And पर I think it's नेता's नोट, ऐसा कोई भी डायरी नहीं बनी है दुनिया में जो these are the qualities of a Right, नेता बता सकें। whatever works for them, even if people are being mocked, and world leaders today are, some of them are being mocked without naming them, and I think and that works for them. Right. And major leaders from the Russian premier to the American president, they are all using it to their advantage. राइट ओके सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन, जी सर आपके जीवन में कोई असफलता है जिसने आपको बहुत बड़ा सबक सिखाया हो? हाँ, बहुत सारी असफलताएं हैं। मैं बहुत सारे परीक्षाएं लिखी हैं, बहुत सारे बार परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं हो पाई हैं, तो उसके कारण निराशा भी होती है। आप किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो नहीं क्लियर हुआ तो भी निराशा होती है। सरकार के साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन को आप अप्लाई कर रहे थे, उसके लिए आप अच्छे कैंडिडेट थे पर किसी और को चयनित किया गया, इससे भी निराशा होती है। आई थिंक ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। आपको किसी पर्टिकुलर कीनोट पे बुलाया गया और आप नहीं जा पाए, पर आपको इन हाइंडसाइट ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं
दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड परीक्षाओं में असफल होना, नौकरी में कहीं ना कहीं आपको असफल होना, हर कंपनी में पॉलिटिक्स हैं, हर देश की अपनी पॉलिटिक्स हैं। इस सब के कारण एक आम नागरिक, एक आम इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई थिंक उससे निराश होने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक सी बात है भाई, बुरा लगेगा किसी को भी, पर इन हाइंडसाइट यही है कि अगर आप देखें तो अगर आपके मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, बिकॉज इट विल टीच यू अ लॉट एंड दैट दोज लेसन्स विल कम इन हैंडी whenever you encounter a situation like that in life. जी, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा पॉडकास्ट अनकट है, तो हमारे हो सकते कैमरे की बैटरी भी अभी बंद होने वाली हो, तो सर आप आखिरी बार हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत अच्छा समय है जब भारत के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आज एक डिप्लोमेट बनने के लिए यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप एकेडमिक्स के द्वारा, आप नीति आयोग जैसे थिंक टैंक के साथ जुड़ करके एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, इनके साथ जुड़ करके बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो देयर इज नो एंड टू अपॉर्चुनिटीज। बस यही है कि आप कॉन्टेम्पलेट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि बैठ के सोचते मत रहिए। गेट आउट देयर एंड स्टार्ट डूइंग, एंड इफ यू हैव टैलेंट एंड इफ यू हैव द विल, I think sky is the limit and there is a place for everyone in this world. So just keep trying and I think work not for money. Eventually पैसा सब लोग बना लेंगे, कम या ज़्यादा. It is about the impact. Leave the planet better than how you got it. So I think इस डायरेक्शन में सोचिए और काम करते रहिए। आई थिंक एवरीवन विल हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच सर, ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा और आशा करती हूँ हम फिर जल्दी मिलेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।